नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नकमा। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी है और उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि हंगजाओ एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को एक और सोना दिलाया है। और खास बात यह है कि इस बार उनका मुकाबला अपने ही देश के किशोर जेना से रहा। किशोर जेना दूसरे नंबर पर रहकर सिल्वर मेडल जीत पाए और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। आज नीरज अपने तीनों अवसरों पर अपना प्रदर्शन सुधारते रहे। देखिए इस ग्राफिक के जरिए कि पहली कोशिश में उन्होंने जो जैवलिन फेंका, जो भाला फेंका, वो 82.38 मीटर गया और दूसरी कोशिश में इससे बेहतर करते हुए 84.49 मीटर तक पहुंचाया। और जब लगा कि किशोर जेना उनसे आगे निकल जाएंगे तो तीसरी कोशिश में 88.88 मीटर भाला फेंककर उन्होंने सोना अपने नाम किया। उनके साथ साथ चल रहे किशोर जेना ने 3 कोशिशों में 87.54 मीटर का बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। वैसे नीरज चोपड़ा अरसे से भारतीय उम्मीदों का भार ढो रहे हैं। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में भारत और एशिया के लिए कई कीर्तिमान बनाए हैं। इसी साल उन्होंने बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। पहली बार किसी भारतीय या फिर एशियाई को जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन होने का अवसर मिला। इसी तरह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा और 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में उन्होंने सोना जीता था। इसी साल गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला। 2016 में वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। यानी बहुत सारे जीत, बहुत सारा गोल्ड उनके नाम है। सच ये है कि उनके जीते मेडलों की फहरिस्त इससे भी बड़ी है। अभिनव बिंद्रा के अलावा नीरज चोपड़ा अकेले भारतीय हैं जिन्हें किसी निजी स्पर्धा में ओलंपिक गोल्ड मिला है। नीरज चोपड़ा की इन उपलब्धियों का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम देखते हैं कि ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में, यानी कि जो शारीरिक दमखम वाले खेल हैं, उनमें भारत और एशिया काफी पीछे रहे हैं, लेकिन इसमें लगातार तरक्की हो रही है। सच ये है कि हाल के सालों में भारतीय खेलों की दुनिया बहुत बदली है। एशियाई खेलों में भारतीय प्रदर्शन इसकी पुष्टि करता है। अभी टूर्नामेंट बाकी है। भारत ने अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो तोड़ा है। अब तक भारत को 18 गोल्ड मेडल, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक मिले हैं, यानी कि कुल 81 मेडल्स। अभी इसमें और मेडल जुटने हैं। इसके पहले भारत ने सबसे ज्यादा 70 मेडल पिछले एशियाई खेलों में जीते थे। भारतीय खेलों की इस उपलब्धि पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और अब राकेश राव हमारे साथ है, वरिष्ठ खेल पत्रकार, और अनीस भानवाला हैं, शूटिंग चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया। अनीस भानवाला, जो ट्रैक एंड फील्ड में इस समय भारतीय एथलेटिक्स का जो प्रदर्शन रहा है वो उसमें लगातार एक सुधार दिखा है और भारत ने जाहिर है कि अपना रिकॉर्ड तो तोड़ा ही मेडल्स का पिछले एशियन गेम्स से। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? एथलेटिक्स में भी काफी अच्छा कर रहा है भारत ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। आप सुन पा रहे हैं अनीस? हाँ जी, बिल्कुल। आज मैं खुद ट्रैक एंड फील्ड को काफी फॉलो किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल था जैवलिन थ्रो का, जो कि नीरज चोपड़ा हमेशा से आगे चलते आए हैं। आज उन्हें भी अच्छी टक्कर मिली दूसरे भारतीय से। बट बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अपना एशियन गेम्स टाइटल डिफेंड किया। ये बहुत ही उनके लिए बहुत अच्छी बात है। राकेश राव, नीरज चोपड़ा से तो उम्मीद थी, नीरज चोपड़ा उम्मीद पे खरे उतरे, उनका परफॉर्मेंस अब इंटरेस्टिंग ये रहा कि एक दूसरे भारतीय से ही उनका मुकाबला हो रहा था। किशोर जेना थे। ये इन खेलों में भारत अब इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जो हैं, जो शारीरिक दमखम वाले खेल हैं, उसमें अमूमन इतना अच्छा प्रदर्शन पहले नहीं रहता था भारत का, जिस पर अब दिख रहा है। अब आप कैसे इसको देखते हैं? पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, जाहिर है कि ये रातों रात नहीं बदला है। फोकस सही रहा, इकोसिस्टम सही बना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। नगमा, देखिए, ये जो हम आज देख रहे हैं इसकी नींव मेरे ख्याल से, मैं अगर कहूं कि 2007 के आसपास जो थी वहां पे डली थी इस बात की। और ये उस वक्त की बात है जब इंडिया 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा था। तो एक जोश ये था कि साहब हम लोग 1982 एशियन गेम्स के बाद बहुत अरसों बाद एक
बड़ा इवेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, उसको होस्ट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि मतलब जैसे कि पैसों की कमी ना हो, ट्रेनिंग में, कॉम्पिटिशन्स में, एक्सपोजर में, उन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम पे वो फोकस पे लेके आए थे। इसीलिए आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे 100 मेडल से ज्यादा थे, उससे पहले और उसके बाद कभी नहीं है। और उसका फायदा यह हुआ कि काफी सारे इवेंट्स ऐसे थे जिसमें कि हमारी जूनियर टीम, जो उस टाइम जूनियर्स में अच्छा कर रहे थे, उनको और सीनियर्स को साथ में ट्रेनिंग करने का भी मौका दिया गया। उसका फायदा यह हुआ कि हमारे जो तब के जूनियर्स थे वो आज परफॉर्म कर रहे हैं सीनियर लेवल पे, और ये 15 साल का जो एक सस्टेन्ड एफर्ट है अगर मैं कहूं, उसका फायदा हमको आज मिल रहा है। और ये गवर्नमेंट ने जैसे शूटिंग में, बैडमिंटन में, मुझे याद है उस वक्त जो 19 करोड़ का जो सिर्फ बजट था वो सिर्फ शूटिंग के लिए था, 12 करोड़ था बैडमिंटन के लिए। अब आप सोचिए ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जिस देश में हम लोग बात करते हैं कि बेसिक चीजें नहीं है आपके पास, स्पोर्ट्स इस कंट्री की प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको वैसा सपोर्ट में जब एक बार आ जाती है कि नहीं अब हम आपके पीछे खड़े हैं, और ये चीज मैंने देखा पिछले करीब 10 सालों में, जो देखें जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कुछ स्कीम्स ऐसी आई हैं जैसे कि टॉप स्कीम आई है। हाँ, उसका मिसयूज भी होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि एक स्कीम आई और उसके बाद जो ये एक एफर्ट, और एक प्लेयर को लगता है कि सिस्टम मेरे साथ है। ये इसमें क्या हो गया कि जो फेडरेशन का जो रोल था वो थोड़ा कम हो गया है। अब प्लेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील कर सकता है। ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा शिफ्ट है, और उसका फायदा हमको आज मिल रहा है कि आपको सिर्फ एक दो इवेंट में नहीं, अगर आप पहले देखें, अगर मैं 1980s से कहूं, एक हॉकी और एक रेसलिंग, इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ होता नहीं था। एथलेटिक्स हम लोग कंपीट करते थे एट अ सर्टेन लेवल, कहते थे चलो ठीक है कुछ आ गया तो आ गया हमारे पास, बाकी कोई उम्मीदें होती नहीं थी हमारे पास। लेकिन अब अगर आप देखें कि एक तो पार्टिसिपेशन हमारा इंक्रीज हुआ है, मेडल सिर्फ एक या दो से नहीं आते। पहले तो हम कहते थे कबड्डी वाला मेडल तो पक्का है हमारे पास जी, लेकिन जी। उसके अलावा जो होते थे कुछ एक आध हमारे पास रेसलर्स के आते ही आते थे, और एथलेटिक्स में बहुत कम आते थे। इस पे देखिए अगर हम सिर्फ एथलेटिक्स ही ले लें, 21 मेडल्स लास्ट टाइम, इस बार 29। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प पॉइंट इस पे बात करूंगी कि कैसे वो खेल जहां पे पहले मेडल्स की उम्मीद नहीं थी और कुछ कबड्डी या रेसलिंग में हम उम्मीद रखते थे, अब अलग अलग खेल काफी वेरिड है वो फील्ड जिसमें मेडल्स आ रहे हैं, तो उनमें किस तरह से फोकस दिया है भारत ने, ये तमाम चीजें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सुनते हैं नीरज चोपड़ा और किशोर जैना की ये बात। बार फिर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, अपना क्राउन डिफेंड किया है, इस फीलिंग को अपने शब्दों में बयां करें। शब्दों में सर सबसे पहले धन्यवाद, जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में हमको और इंडिया को, और बहुत अच्छा लगा। ये पहला बड़ा गेम्स था जहाँ पे टाइटल डिफेंड करने के लिए खेल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी आज चैलेंजिंग था, जिस तरह से जो डिसीजन हुआ फर्स्ट थ्रो में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी टाइटल डिफेंड कर पाया। और बहुत अच्छा लग रहा था कि जैना भी बड़ा के थ्रो मार रहा था अपनी, तो बहुत अच्छा लगा था कि हम इंडियंस ऐसे चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, और बाकी काफ़ी पीछे थे। बिल्कुल, जिस तरह से जैना और आपका फर्स्ट और सेकंड आगे, क्या ये नेशनल गेम्स चल रहा था इंडिया का या एशियन गेम्स ही था? नहीं, ये तो था ही कि हाँ आपस में तो ये चल ही रहा था, पर हाँ ये जरूर था कि लग रहा था स्टार्टिंग से लग रहा था वार्म अप थ्रो से कि अच्छा ही करेंगे दोनों, तो मज़ा आया। आप कुछ भी लगा सकते हैं, था तो नेशनल गेम्स लेकिन था तो एशियन गेम्स, लेकिन नेशनल गेम्स आप बोल सकते हैं जिस तरीके से एक दूसरे को हम पुश कर रहे थे। बिल्कुल, और जब यहाँ पर 88.88 के प्रदर्शन के पे आप क्या बोलेंगे आप, और उसके बाद जब आप मेडल जीते और वो फिर नेशनल एंथम बजा, उस फीलिंग को? नेशनल एंथम का तो कुछ बयान नहीं कर सकते, और बहुत अच्छा लगा कि सीजन बेस्ट हुआ है सीजन के लास्ट में, तो वो बहुत अच्छा था, और थ्रो से मैं काफ़ी खुश हूँ। थैंक यू। जल्दी कर लो। नीरज जी के बगल में खड़े होके आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुआ है, जैसे सिल्वर मेडल जीता, पर्सनल बेस्ट भी हुआ, पेरिस का क्वालिफाई हो गया, और भाई साहब हमारा आइडियल पहले से ही है, और उनको देख के ही हमारा मतलब अच्छा करने का मन हुआ है होता है, तो ऐसे ही हम भाई साहब करते जाएंगे तो हम उनका पीछे ही रहेंगे, पीछे साथ में पीछे आते रहेंगे।
तो ये बहुत दिलचस्प रहा ये मुकाबला, खास करके जैवलिन थ्रो का, जहां पर दो भारतीय एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, नीरज चोपड़ा और किशोर जैना। अनीस भानवाला, कौन से खेल हैं जिनमें आपको लगा कि बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस था और हमने अच्छे मेडल्स जीते? बहुत सारे ऐसे भी खेल हैं जो बहुत ज़्यादा, जहां उम्मीद नहीं थी या बहुत लोकप्रिय नहीं रहे हैं, फिर भी वहां इस दफ़ा देखा गया है कि भारत ने काफ़ी अच्छा किया है। और शूटिंग के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल इस एशियन गेम्स में इंडिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रही है। हमारे जो मेडल टैली में पिछली बार 77 मेडल्स थे, उसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे गेम्स का, बहुत सारे इवेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। और खास करके शूटिंग ने बहुत अच्छी पहल दी, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स दिए इंडिया को। और शूटर्स का तो प्रदर्शन इस बार मतलब बहुत ही अच्छा रहा। जिन इवेंट्स में चाइना डोमिनेट करता था, उसमें भी हमने टीम गोल्ड और इंडिविजुअल गोल्ड तक लिए। तो बिल्कुल, और इसके साथ ही एथलेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। और आने वाले जो अभी रेसलिंग एंड बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, उसमें भी अच्छी उम्मीद है। राकेश राव, उम्मीद है? और अभी इंडियन मेडल टैली काफी आगे बढ़ी, अपने रिकॉर्ड को तो तोड़ा है, पर यही सवाल उठता है कि क्या इस दफा हम 100 का आंकड़ा छू लेंगे? नगमा, मैं आपसे बिल्कुल मतलब दिल से कहूंगा कि जब ये इवेंट शुरू हुआ, जब ये कहते थे इस बार 100 पार, मैं उतना कन्विंस नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से अभी हम 81 तक पहुंच गए हैं, पिछला जो नंबर था 70, उससे भी आगे निकल गए। जो हमारा एशियन गेम्स का जो बेस्ट एवर, जितना हमारा जो गोल्ड का जो हाउल होता था, 16 मेडल जो हमने लास्ट टाइम जीते, उससे भी 2 ऊपर हो गए, 18 हो गए। और अभी हमारे रेसलर्स जो फ्री स्टाइल रेसलर्स हैं, ग्रीको रोमन में तो खैर हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, फ्री स्टाइल रेसलर्स मेन एंड वुमेन के हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। क्रिकेट में आपका 1 मेडल आना लगभग तय है, वो मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ। आपके पास स्क्वॉश का गोल्ड और सिल्वर दोनों आ रहे हैं, कंपाउंड आर्चरी में आपका गोल्ड और सिल्वर दोनों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों इंडियंस पहुंचे गए। और उसके बाद सौरभ का 1 सिल्वर पक्का है। तो ऐसे अगर मैं मेडल आपको मैं दिखाता जाऊं कि बैडमिंटन में 2 मेडल पक्के हैं, 3 भी हो सकता है अगर सिंधु 1 मैच और जीत जाए, क्योंकि उसका फॉर्म कोई उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सिंधु से 1 मेडल की उम्मीद करना कोई गलत नहीं है। तो ये अगर देखें तो मेरे हिसाब से 100 क्रॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 95 और 100 के बीच भी रह जाएं, तो ये परफॉर्मेंस बुरी नहीं। तो अभी क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमारे कुछ पक्के मेडल हैं, कबड्डी के जैसे 2 मेडल हम मान के चल रहे थे कि आएंगे, तो ये सारे अगर आप जोड़ें तो मेरे ख्याल से 100 तक पहुंचे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है ये कि 100 तक पहुंच सकते हैं। एक ब्रेक ले रही हूं मैं इस वक्त सच की पड़ताल में। ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्या बदला है खिलाड़ियों के लिए? एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे आप क्या बदलाव देख रहे हैं राकेश अब के माहौल में? ये सब बातें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ अनीश भानवाला और राकेश राव जुड़े हुए हैं। राकेश, खिलाड़ियों के तौर के लिए जो सुविधाएं हैं या एक जो खेल पत्रकार आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, किस तरह से आपको बदलाव दिखा है इकोसिस्टम में? और जो प्रदर्शन भारत का अब दिख रहा है वो पिछले कई सालों का, रातों रात बदलाव नहीं आया है। तो क्या, किस चीज को आप श्रेय देंगे? क्या हम सही कर रहे हैं? देखिए, काफी साल तक मैंने ये देखा कि हम जब स्पोर्ट्स की बात हमने जब की, तो लोग कहते थे ये प्रायोरिटी में नहीं है, और सच भी है। देखिए, जिस कंट्री में हम अभी 75 इयर्स में, हमें जब 76 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, हम जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान ये नहीं दे पाए अपने लोगों को, कोई बात नहीं, हम तो अभी तक पीने का साफ पानी तक नहीं दे पाए। उसमें आप कहें कि साहब वो आप ना दें, लेकिन आप स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर दीजिए या स्पोर्ट्स पे स्पेंड कीजिए, जो कि एक टैक्स पेयर का पैसा होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अगर हम पिछले कम से कम 10-15 साल अगर मैं ले लूं, तो उसमें क्या है कि स्पोर्ट्स सोसाइटी में एक चेंज आया है पेरेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि स्पोर्ट्स एक करियर ऑप्शन है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, जो जो एक कॉर्पोरेट जो आपका सेक्टर है, वहां से लोगों को लगा है कि हाँ, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हमको जो चाहिए वो भी मिल सकता है। मतलब विजिबिलिटी मिल सकती है, पब्लिसिटी मिल सकती है, और एक इमेज जो उनकी जो है कंपनीज की इमेज है। पहले ये सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी तक सीमित थी, अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई। इसमें क्या हो गया है कि पैसा, जो ये पेरेंट्स का कंसर्न होता था कि स्पोर्ट्समैन अगर हमारा बच्चा है या स्पोर्ट्स पर्सन हमारा बच्चा है, उसको पता नहीं वो क्या होगा, इसलिए ये जो शिफ्ट था पहले
इससे नहीं, सब पहले जो कुछ खेलना है खेलो, लेकिन पढ़ाई अपनी कंप्लीट करें आप। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कि 18 साल के अंदर अंदर जब वो स्टूडेंट्स होते हैं उससे पहले ही उनकी इनकम इतनी अच्छी है जो शायद उनको उनकी सैलरी से भी ज्यादा ऑलरेडी मिलने लगी। एक करियर के तौर पे जो है वो स्पोर्ट्स को देखा बहुत बड़ा शिफ्ट है, काफी ल्यूक्रेटिव। आपको ये आप अग्री करते हैं अनीश? हाँ जी बिल्कुल, मैं जैसे सर ने मेंशन किया, मैं बताना चाहूंगा कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, उससे जैसे मैं अपना पर्सनल केस बताऊं, मैं करनाल से उठ के दिल्ली डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पे ट्रेनिंग कर पाया। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिली, वहाँ पे अच्छे सीनियर शूटर्स थे, कोचेस थे। तो ऐसी सभी गेमों में बहुत ही उस चीज़ का हेल्प हुआ। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो अभी एलीट एथलीट्स हैं इंडिया में, उन सबको डायरेक्टली नॉट जस्ट फ्रॉम फेडरेशन, टॉप्स जो एक साइका स्कीम है उसके थ्रू डायरेक्टली दे गेट हेल्प। इंटरनेशनल कोचिंग हो या फिर ट्रैवल कॉम्पिटिशन्स, व्हाटएवर जितना एथलीट को रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होती है। तो ये एक एथलीट बहुत का काम बड़ी सिर्फ मेहनत करना और परफॉर्म करना है, उसके जी, अलावा जी, ऑल ये द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उसका ख्याल सरकार रख रही है, संस्थाएं रख रही हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, और एथलीट्स का काम है अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना, और इस तरह का ही होना चाहिए, और यही अब प्रदर्शन में दिख रहा है। धन्यवाद आपका अनीश और राकेश राव हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।